गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 3 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 3 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है हायाओ मियाजाकी। किसे? हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ओके, देखिए इस बार जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वो जो है वो 66 यानी 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया है। ठीक है, किसे प्रदान किया गया है? तो हायाकी को। ठीक है, देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसके बारे में जान लें, जिसे एशिया का हम नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसका नाम कैसे पड़ा? तो देखिए इसके नाम पड़ने का कारण है फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर जो है इनका नाम, इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। यानी कि फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनका नाम था रेमन मैग्सेसे। उन्हीं के नाम पर जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना की गई। और जो इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है 2024 में 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को पहली बार कब दिया गया था? 1958 यानी कि 1958 में पहली बार जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ओके, और पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया कौन है? विनोबा भावे। विनोबा भावे हैं पहले भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1958 में ही। ओके, देखिए इसे किसे प्रदान किया जाता है? तो एशिया के उन व्यक्ति और संगठन को सम्मानित करना, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस सम्मान के पीछे देने का उद्देश्य है कि एशिया के उन व्यक्ति और संगठन को सम्मानित करना जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र में योगदान देने के क्रम में ऐसे व्यक्तियों को जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष इस बार किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर कीर्ति पांडे। किसे? तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे को जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को अपना पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल गया है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को अपना पहला पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल गया और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर की विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं कीर्ति पांडे, जिन्हें आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, ये तो हो गया किसके बारे में? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। देखिए इससे पहले हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था यूपी से रिलेटेड? राजेश वर्मा जिन्हें उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और वहीं पे साथ ही साथ वाईपी सिंह जिन्हें उत्तर प्रदेश स्टेट कॉरपोरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है बनाया गया है। ठीक है, तो वाईपी सिंह को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और प्रोफेसर कीर्ति पांडे को भी पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। पहला कहाँ, किसका? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। सब कुछ कंप्लीट समझ में आया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि लेह अपेक्स बॉडी की दिल्ली चलो पदयात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई? लेह अपेक्स बॉडी की दिल्ली चलो पदयात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई है? तो देखिए इसे आयोजित किसके नेतृत्व में किया गया है? तो सोनम वांगचुक, वहाँ के पर्यावरणविद हैं, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में
दिल्ली चलो पदयात्रा जो है वो लेह अपेक्स बॉडी द्वारा आयोजित की गई है। ठीक है, अब देखिए लेह अपेक्स बॉडी द्वारा जो दिल्ली चलो पदयात्रा आयोजित की जा रही है या शुरू की गई है, वो 4 सूत्री एजेंडे यानी कि उनकी 4 मांगें हैं। उन 4 मांगों को लेकर अपेक्स बॉडी का दिल्ली चलो पदयात्रा जो है वो पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के नेतृत्व में किया जा रहा है। किसके नेतृत्व में इम्पोर्टेंट रहेगा, तो सोनू वांगचुक के नेतृत्व में किया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें हिस्सा ले रहे लद्दाख के विभिन्न वर्गों के करीब 100 लोग प्रतिदिन 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली पहुँचेंगे। समझिए यहाँ पे जैसे लेह से शुरू हुई है वो, तो जो 100 लोग प्रतिदिन उसमें चलना है, तो वैसा होगा कि जो 100 लोग 25 किलोमीटर चले, उनके बाद दूसरे 100 लोग आएंगे, वो 25 किलोमीटर फिर चलेंगे। तो ऐसे करते करते 2 अक्टूबर तक का समय निर्धारित है और उन्हें जो है वो दिल्ली में अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर पहुंचना है। ठीक है, अब यात्रा की शुरुआत जो है कहाँ से की गई, तो यात्रा की शुरुआत जो है लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क से शुरू की गई है। कहाँ से, तो लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क से शुरू की गई है। हाँ, ये यात्रा देखिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आजकल के जो करंट आते हैं कुछ भी पूछता है भाई, कुछ भी पूछता है, इसलिए जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ से न्यूज़ बनेंगे उन सबको हमने डिस्कस किया। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क से। जो अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी की दिल्ली चलो पदयात्रा है ना, तो अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष कौन है, थुप्स्तान छिवांग जो है वो अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष हैं। ओके, ये 4 मांगे उनकी क्या क्या हैं, एक बार हम लोग देख लें। उनकी मांगे हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। ओके, लद्दाख को जो है वो राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा है संविधान की 6ठी अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। तीसरी उनकी मांग है कि लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग बनाकर भर्ती प्रक्रिया क्रियान्वित की जाए। ठीक है, चौथा है कि लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बनाया जाए। ठीक है, लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्र बनाया जाए। जैसी इनकी मांगे हैं सर, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें, हाँ ये हो सकता है कि ये लोक सेवा आयोग बना दिया जाए, लेकिन ये 3 मांगों पे तो मुझे डाउट है, शायद ही पूरा। खैर छोड़िए सरकार का विषय, हम देखते हैं। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है क्या है, लेह से संबंधित हम लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुना था लद्दाख से संबंधित कि लद्दाख के 2 ज़िले हैं, एक तो लेह है और कारगिल। लेह और कारगिल लद्दाख के 2 ज़िले थे, लेकिन अभी जो है गृह मंत्रालय द्वारा वहाँ पे 5 और ज़िलों को नामित किया गया। पहले 2 थे, 5 और ज़िलों को मंजूरी दी गई। कौन कौन, जांस्कर, शाम, नुब्र, चांगथांग और द्रास। ये 5 ज़िले को गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के साथ साथ कुल लेह में लद्दाख में कितने ज़िले हो गए, तो टोटल ज़िलों की संख्या हो गई 7। कौन कौन, लेह और कारगिल पहले से हैं, फिर जांस्कर हो गया तीसरा, चौथा हो गया शाम, 5वां हो गया नुब्र, 6ठा हो गया चौंगथांग और 7वां हो गया द्रास। ठीक है, लद्दाख से संबंधित सारे न्यूज़ कवर हो गए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे देश का नंबर 1 नारियल विकास बोर्ड घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है, नारियल विकास बोर्ड। तो देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर को जो है नारियल विकास बोर्ड का में नंबर 1 स्थान दिया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पे कोडा गांव था, विगत 2 वर्षों से कोडा गांव जो है नारियल विकास बोर्ड में पहले स्थान पे था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर को इस बार जो है देश का नंबर 1 नारियल विकास बोर्ड जो है वो घोषित किया गया है। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए केंद्र सरकार की ओर से नारियल के विकास के लिए स्थापित किया गया देश का नंबर 1 नारियल विकास बोर्ड अब बस्तर में है। ठीक है, कहाँ पे अब हो गया है, तो बस्तर में हो गया है। देश में नारियल के विकास के लिए स्थापित नारियल विकास बोर्ड अब बस्तर में। ठीक है, इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में स्थित नारियल बोर्ड जो है पिछले 2 वर्षों से उत्पादन में देश में पहले पायदान पर बना हुआ था। छत्तीसगढ़ का कोडा गांव जो है 2 वर्षों से उत्पादन में पहले स्थान पर था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ का ही बस्तर जो है नंबर 1 पर हो गया है। ओके, दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो दूसरे व तीसरे स्थान पर कम से
क्रमशः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नारियल विकास बोर्ड इसमें दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। ओके, टोटल नारियल विकास बोर्ड किसने हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा 11 राज्यों में, टोटल 11 राज्यों में नारियल विकास बोर्ड जो है वो स्थापित किए गए हैं। कितने राज्यों में? तो टोटल 11 राज्यों में जो है नारियल विकास बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ओके, अब बात करें नारियल की खेती के लिए, तो नारियल की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच है, नारियल की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच है वो 5.5 से 6.5 के मध्य जो है अनुमानित है, या इसके मध्य जो है वो होना चाहिए नारियल का पीएच। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि विश्व नारियल दिवस जो कि 2 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी? कोकोनट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। कोकोनट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी विश्व नारियल दिवस की थीम थी, जो 2 सितंबर 2024 को अभी संपन्न हुआ है। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरह से? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तेजिंदर सिंह। कौन? तेजिंदर सिंह, जो कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के पदभार जो है उन्होंने संभाल लिया है। और वी.आर. चौधरी जो है भारतीय वायुसेना के ये प्रमुख हैं। वी.आर. चौधरी कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो तेजिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से भगवान श्री राम पर केंद्रित देश का पहला श्री राम लीला गुरुकुल, श्री राम लीला गुरुकुल कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? श्री राम लीला गुरुकुल जो कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से बनाया जाएगा, कहाँ पे बनाया जाएगा? तो इसे चित्रकूट में बनाने की इसे घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में इसे बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से की गई है। टोटल 5 एकड़ की भूमि जो है इसमें आवंटित है इस श्री राम लीला गुरुकुल के लिए, 5 एकड़ की भूमि। ओके, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने भगवान राम पर केंद्रित देश का पहला श्री राम लीला गुरुकुल चित्रकूट में बनाने की घोषणा की है। याद रखिए, देश का पहला श्री राम लीला गुरुकुल चित्रकूट में बनाने की घोषणा की गई है। ओके, अब इस घोषणा को इस गुरुकुल को बनाने के पीछे कुछ उद्देश्य होंगे, क्यों बनाया जा रहा है तो समझिए। यहाँ पे इस गुरुकुल में रामलीला से संबंधित सभी जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी और उनसे संबंधित प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। ठीक है, और शोधकर्ता जो है इस गुरुकुल में रामलीला पर अपना शोध भी कर सकेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर रामलीला से संबंधित जानकारियों, प्रशिक्षण और शोधकर्ताओं के शोध के लिए जो रामलीला गुरुकुल जो है वो पहली बार चित्रकूट में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए? अब मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के संचालक, जब मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से बनाया जा रहा है तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के संचालक कौन हो जाएंगे? एन.पी. नामदेव। कौन? एन.पी. नामदेव जो हैं वो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के जो है वो संचालक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा गरीबी से उबरने के लिए जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा गरीबी से उबरने के लिए जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू करने की घोषणा की? किस राज्य की सरकार ने? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा जो है गरीबी से उबरने के लिए जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है। समझते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को एक मुश्त राहत पैकेज देकर गरीबी से उबरने के लिए महत्वाकांक्षी योजना जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू करने जा रही है। ठीक है, जीरो पॉवर्टी स्कीम जो अत्यंत गरीब हैं उनको गरीबी से उबारने के लिए जो है वो जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू करने जा रहा है यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए, इस योजना के तहत हर गांव से पात्रता सूची तैयार कर उन्हें सरकार की सभी योजनाओं में संतृप्त किया जाएगा। मतलब कि देखिए, यहाँ से समझ जाइए इसका मतलब कि इस योजना के तहत सभी गांव में से
लगभग 10 से 15 लोगों को चयनित किया जाएगा। ऐसे परिवार, लोगों को नहीं, ऐसे परिवारों को चयनित किया जाएगा। 10 से 25 तक की संख्या में ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा जो अतिशय गरीबी में जी रहे हैं, जो एकदम गरीबी में जी रहे हैं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा उनका चयन किया जाएगा और उन्हें सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें उनका लाभ दिया जाएगा ताकि उनकी जो गरीबी है वो ख़त्म की जा सके। 10 से 25 ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक सेक्टर यूनिट नालको को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पब्लिक सेक्टर यूनिट जो नालको है उसे हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? नालको को जो है वो बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड से पब्लिक सेक्टर यूनिट नालको को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो स्पोर्ट के खेल में अपनी अग्रणी सुविधाओं को देने के लिए नालको को जो है हाल ही में बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए पाटा गोल्ड अवार्ड अभी किसे प्रदान किया गया है? तो सतत पर्यटन के लिए नेपाल को जो है वो पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान। श्रीलाल शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान जो है वो किसे प्रदान किया गया? तो वो कथाकार किशोर जायसवाल, किसे? तो चंद्रकिशोर जायसवाल को, कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल को जो है श्रीलाल शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। विज्ञान रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसे किसे प्रदान किया गया? तो गोविंद राजन को जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक सेक्टर यूनिट नालको को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट नालको को हाल ही में जो है वो बीजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। पाटा गोल्ड अवार्ड नेपाल को दिया गया। ठीक। अब देखिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि देश में अब कुल मिलाकर नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? देश में कुल मिलाकर नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? तो देश में अब कुल मिलाकर जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या जो है 25 हो गई। ठीक है। भारत सरकार द्वारा अभी 4 कंपनियों को जो है वो नवरत्न का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही देश में अब कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या टोटल 25 हो गई। देखिए देश में अब कुल 25 नवरत्न कंपनियां हो गई। 21 थी, 22वीं के रूप में किसे जो है वो नवरत्न कंपनियों का दर्जा नवरत्न कंपनियों में शामिल किया गया है? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 22वीं नवरत्न कंपनी है। 23वीं नवरत्न कंपनी के रूप में किसे शामिल किया गया? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 23वीं नवरत्न कंपनी के रूप में शामिल किया गया। 24वीं की बात कर लें तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसे 24वां नवरत्न कंपनी घोषित किया गया। और 25वीं की बात करें तो सतलज जल विद्युत निगम जो है वो 25वीं ऐसी नवरत्न कंपनी है, 25वीं नवरत्न कंपनी के रूप में इसे शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है समझिए, पूछ लेता है सीधे प्रश्न कि 22वीं नवरत्न कंपनी कौन है, जिसे हाल ही में 22वीं नवरत्न कंपनी का नाम बताइए जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। 23वीं का नाम बताइए, 24वीं का, 25वीं का। तो 4 है, आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आया तो ये लेटेस्ट 4 से ही पूछेगा। ठीक है। तो देश में अब कुल मिलाकर कितनी नवरत्न कंपनियां हो जा रही हैं? तो देश में अब कुल मिलाकर नवरत्न कंपनियां हो गई 25। ओके, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट करंट थे, सेशन का अब एंड हुआ, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट थे उन सबको हमने डिटेल से, बारीकी से और अच्छे से समझा। और आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा समझाएगा वो आपको समझ में भी आया हो। सो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए वो आप तक पहले पहुँचे। सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर करें आपको हमारा सेशन कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें ताकि और अच्छे से आप लोगों तक और सब्जेक्ट को पहुंचाया जाए।
ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय जय श्री राम।